नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन ओपिनियन पोल ये कहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यकों में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोदी के काफ़ी करीबी और साथ ही साथ इस वक्त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर, स्वागत है आपका, ज़फ़र सरेशवाला साहब। हमने मूड ऑफ द नेशन पोल के रिजल्ट्स को बहुत करीबी से देखा। उसमें ये नज़र आ रहा है कि पिछले एक साल में अल्पसंख्यकों को ये लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, कि वो सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा था कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन एक बड़ा तबका मान रहा है कि उनके ना साथ खड़े हैं पीएम, ना उनका विकास हो रहा है। देखिए, यानी मेरे हिसाब से जो डर का जो माहौल था मुसलमानों का हिंदुस्तान में, वो लेट 80s में था और 90s में था, यानी पोस्ट बाबरी मस्जिद। अगर आप उसके हिसाब से लें तो बहुत बेहतर है। नहीं, पर हम तो अभी की बात करें, 2015 की बात करें, 2014 की बात करें, 80s 90s तो अरसा हो गया। अभी की बात करते हैं, पिछले 8 महीने में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बहुत बड़ा सर्वे ये दिखाता है कि अल्पसंख्यकों के बीच खौफ का माहौल पैदा हो गया। यानी ये जो खौफ है या जो कहते हैं, आप जो कह रहे हैं, ये कुछ नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है और सर्वे के नतीजे बता रहे। ये जो राइट विंग एलिमेंट्स हैं, जो बहुत सारे जो हमारे हम देख रहे हैं, जिस किस्म के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये उनकी तरफ से है ये स्टेटमेंट, या जो मीडिया में देते हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, यानी मोदी की सरकार की तरफ जिन राइट विंग एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ज्यादातर उनमें वो संघ परिवार के आते हैं, मोदी के ही परिवार के हैं वो लोग। तो ये कहना कि कोई दूर से कर रहा है, बाहर के लोग कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कम से कम उस बात को तो नहीं मान रहे। पर्सपेक्टिव में आप लें, यानी जो डर का माहौल था, जैसे आप जब 2014 में जब ये इलेक्शन हो रहा था, और जिस तरह से उस ज़माने में लोग कहते थे कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी, मोदी की सरकार आएगी तो ये हो जाएगा और क़यामत जैसी आ जाएगी और मुसलमान इस मुल्क में रह नहीं पाएंगे। उस ज़माने में SMS, व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह जो चल रहे थे, जिस तरह से एक माहौल, उसके मुकाबले में अभी काफ़ी कम है। यानी उस लेवल का अगर आप लें, जो मई में, जब 16 मई को जब रिजल्ट आए थे और उसके इमीडिएटली बाद शपथ से पहले का जो माहौल था, जो डर का, उसमें सब्सटेंशियली काफ़ी रिडक्शन। नहीं, पर लोगों को लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की कोई एक कमजोरी है तो वो ये कि जिस राइट विंग हिंदू फंडामेंटलिस्ट की आप बात करते हैं, जो ये तत्व हैं, उनको वो रोक नहीं पाए। आपको लगता है, आप खुद मानते हैं कि ये बड़ी नाकामी रही प्रधानमंत्री? इनफैक्ट ये तो मोदी साहब की स्ट्रेंथ थी गुजरात में। यानी अगर आप गुजरात को लें तो अभी जो मैं ये देख रहा हूँ, जो आप जिन लोगों का जिक्र करते हैं, ये कुछ भी नहीं है जो गुजरात में 80 और 90 में थे। यानी वो तो उनका पावर था। हमने गुजरात में उनका जबरदस्त पावर देखा। नहीं, उनकी दुकान बंद कर दी थी ना प्रधानमंत्री ने वहां पे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, उससे मुसलमान डरा हुआ था। यानी नॉर्मल दिनों में, राइट्स नहीं, नॉर्मल दिनों में मेरे जैसा आदमी अहमदाबाद के बहुत सारे हिस्सों में जा नहीं सकता था, रिक्शा वाला कुछ इलाकों में जा नहीं सकता था, मुसलमान प्लम्बर नहीं जा सकता था, इलेक्ट्रिशियन नहीं जा सकता था, सड़कों पे इनकी चलती थी। यहाँ तक कि आप नॉनवेज रेस्टोरेंट अहमदाबाद में नहीं खोल सकते थे। ये माहौल था। लेकिन मोदी साहब ने 10-12 साल में, अगर मैं उनको सबसे ज़्यादा अगर मार्क्स दूं किसी चीज़ के, तो इनको जो मोदी साहब ने न्यूट्रलाइज किया है जिस तरह से, वो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे तब ना, मैं तो अभी पीएम के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। अभी यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे वो? नहीं, तो वहां भी उनको करने में 2-3 साल लगे, अभी 1 साल हुआ है। मैं समझता हूं कि वो जिस तरह से काम करते हैं और जिस तरह से वो अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो लोग हैं बहुत जल्दी इररिलेवेंट हो जाएंगे। जब हम इलेक्शन एक्सप्रेस लेके अहमदाबाद आए थे, आपके साथ हम गए थे कई इलाकों में, वहां पे उन्होंने बोला कि ज़फ़र सरेशवाला ये कहते हैं, चूंकि मोदी के बहुत नज़दीक हैं, उन्हें सूट करता है। आप तो बड़ी गाड़ी में रहते हैं, बड़े बंगले में रहते हैं, खूब सारी गाड़ियां हैं आपकी, आपके अच्छे दिन आ गए, लेकिन जो औसत मुसलमान है उसको लगता है उसके अच्छे दिन नहीं आए। नहीं, इनफैक्ट गुजरात में देखिए, गुजरात में जो तरक्की हुई ना, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो छोटे मुसलमान को हुआ। इसलिए कि जो अमन और अमान का जो माहौल हुआ, और जब मोदी साहब ने इन लोगों को कंटेन किया, तो जो रिक्शा वाला बहुत सारे अहमदाबाद के हिस्सों में जा नहीं सकता था, वहाँ जाने लगा। तो जो 400 रुपये कमाता था, वो 1000-1200 रुपये कमाते हो गया। मुसलमान प्लम्बर, मुसलमान इलेक्ट्रिशियन, मुसलमान मोटरमैन बहुत बड़े इलाके में अहमदाबाद में जा नहीं सकता था, वहाँ उसने जाना शुरू किया। तो जो फ़ायदा हुआ है मोदी की, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो छोटे मुसलमान को हुआ है। नहीं, अभी हाल ही में
नेवी के नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल सुशील कुमार का बयान आया। उसमें एडमिरल कहते हैं कि भारत में जो माहौल है अल्पसंख्यकों के खिलाफ वो बिगड़ रहा है, उन्हें चिंता है कि ये सेना तक पहुंच सकता है। और आज तक, और चूंकि वो फॉर्मर नेवी चीफ है तो उनकी देशभक्ति पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, आखिरकार हमारी सेना के अध्यक्ष रहे, चीफ रहे। लेकिन अब वो कहते हैं कि इतना खराब माहौल हो गया है कि ये सेना तक पहुंच सकता है। बहुत गंभीर बात वो कर रहे हैं। नहीं, वो उनकी बात है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता, इसलिए कि इससे ज़्यादा कम्युनल स्ट्राइफ के माहौल हमने मुल्क में देखे हैं। यानी ये तो कुछ भी नहीं है। कि क्या आप मानते हैं कि इस वक्त पर जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है एक तबके द्वारा, जो कि बार बार कह रहा है कि चर्च पे हमला हो रहा है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्या ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया, संघ परिवार के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मुझे तो ये लगता है कि वो डिसइल्यूजन्ड हो गए। वो ये समझते थे कि मोदी की हुकूमत आएगी तो हमको तो ग्रीन लाइट मिल जाएगी, और वो ग्रीन लाइट बिल्कुल नहीं मिली, तो उस वजह से ये आवाज उठा रहे हैं इस किस्म की। मैं सवाल उल्टा पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप ये मानते हैं कि मोदी के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय से जो आवाजें उठ रही हैं, क्या वो एक साजिश का हिस्सा है? क्योंकि लोग चाहते हैं कि मोदी की छवि खराब हो, इस वजह से कोशिश ये की जा रही है कि डराया जाए, लोगों को बहकाया जाए कि बहुत तनाव है, दंगे भड़क सकते हैं, मोदी आपका ख्याल नहीं रख रहा। क्या ये एक साजिश का नतीजा है? ये थी, इनफैक्ट जब इलेक्शन के टाइम पे भी थी। इलेक्शन के बाद जब जीत गए मोदी साहब, 16 तारीख को, 17, 18 तारीख को, 19 तारीख को इस किस्म के एसएमएसेस, व्हाट्सअप ऐसे आते थे जैसे कयामत होने वाली है, इस मुल्क से तो मुसलमान बिल्कुल मिट जाने वाला है। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है, और कुछ लोगों की सियासत इस पे चलती है। रिलीजियस टॉलरेंस पर ध्यान होना चाहिए, सभी धर्मों की सुरक्षा बराबर से होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री को फटकार लगाई उनके दोस्त ओबामा ने। तो इसका बहुत गलत मैसेज दुनिया भर में जा रहा है, जो ये आंदोलन चल रहा है, कैंपेन चल रहा है। नहीं, मैं देखिए, मेरा अभी अरब मुल्कों में और इस्लामी देशों में सफ़र हुआ। मिडल ईस्ट में गया, सऊदी अरेबिया में गया, टर्की गया, वहाँ तो बहुत पॉजिटिविटी है मोदी साहब के लिए। बल्कि वहाँ जितने में अरब बिजनेसमैन से मिला, बड़े बड़े, जो अब तक इंडिया यही तो दिक्कत है, आप अमीरों से मिलते, गरीबों से कम मिलते हैं। नहीं, बिजनेसमैन से मिलते, बिजनेसमैन को अपना पैसा चाहिए। अमीर बिजनेसमैन इसलिए कि वो यहाँ के पैसा लगाएं, इसलिए वो अगर कारखाने लगाएंगे, अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में, तो उससे मुसलमान और हिंदू दोनों को फायदा होगा। तो वो लोग ये कहते थे, इन्वर्टेड कॉमा में, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ के, जिन्होंने दुनिया भर में, देखिए सऊदी के जो बिजनेसमैन है दुनिया भर में पैसा लगाते थे, हिंदुस्तान में नहीं लगाते थे। तो कभी वो कहते हमें कोई मांगने ही नहीं आया, ये तुम पहले हो कि जो हमें इनवाइट करते। मैं मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को लेकर गया था, तो उन्होंने, उनमें से कुछ लोगों ने यह कहा कि हमें लगता है कि मोदी के आने के बाद अब ये मौका है हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने का। तो मैं तो समझता हूं अगर इन्वेस्ट करते हैं वो इंडिया में, तो उससे फायदा हिंदुस्तानियों को होगा। बड़े कारखाने लगाएंगे, वो दुनिया भर में लगाते हैं, क्यों हिंदुस्तान में नहीं लगाएं? तो उनका पर्सपेक्टिव जो है, या उनका परसेप्शन मोदी के लिए बहुत पॉजिटिव है। पर ह्यूमन राइट्स बॉडीज का क्या, जो बार बार आवाज उठा रही हैं, कह रही हैं कि देखिए मोदी के आते ही अल्पसंख्यकों का देश में क्या हाल हो गया। देखिए, ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं उनका भी एक एजेंडा है, मैंने उनको बड़े ज़माने से देखा है। तो वो यानी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, उसमें भी बहुत ग्रे है, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है राहुल। ये जो NGOs जो चलाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा $multi-million बिजनेस है। हमने तो गुजरात में उनको खूब देखा था कि उसमें बड़ी लोगों की दुकानें चलती हैं, और लोगों की एक दुकान वो चलती है कि मुसलमानों की मुसीबत पे लोग अपने कारोबार कर रहे हैं। तो हम तो उनको कहते थे कि भाई हमारी कब्रों पे अपने ताजमहल मत बनाओ, हम नहीं बनाने देंगे। अगर जो भी होगा, हमारी तकलीफ होगी या जो भी होगी, हम उसको सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट बात करके करेंगे। नहीं, पर डायरेक्ट बात की आपने, जिक्र की, तो डायरेक्ट बात की तो आपने कोशिश की कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं उनकी मुलाकात हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपके खिलाफ नारे लगाए गए, आप इस बैठक से खदेड़ के बाहर कर दिए गए, मतलब आपको बाहर जाना पड़ा। तो अब ऐसे में जो कोशिश की जा रही है मोदी सरकार द्वारा आपके जरिए कि मुलाकात हो जाए, फेस टू फेस बातचीत हो जाए, उसमें भी ज़्यादा रुचि नज़र नहीं आ रही है। नहीं, बल्कि बहुत फ़ायदा हो। बल्कि वो जो आपने जिक्र किया, वो एक बेचारे सियासी पार्टी के शख्स थे, अब वो उनको पॉलिटिकल कैपिटल बनाना था और तो बना नहीं सकते थे, तो चलो मेरी वजह से उनको थोड़ी आई बॉल मिल गए, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं तो चला गया था, मैं तो था ही नहीं वहाँ पर। उसके बाद अब ये हो गया है कि 60-70% पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर उन्होंने मुझे अप्रोच किया है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल, इसलिए कि मेरा सवाल क्या था राहुल, वहाँ मेरा सवाल यह था कि आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री से नहीं मिलो, तो मैंने कहा ठीक है मत मिलो, आप मुझे बताओ कि प्रधानमंत्री से या गवर्नमेंट ऑफ द डे से नहीं मिलने का फायदा क्या है मुसलमानों को।
और अगर आप मिलते हो तो वो जिक्र आया, उन्होंने कहा कि ये आपने कहा लव जिहाद, साक्षी महाराज, सारे लोगों का जिक्र किया कि ये हो रहा है, हम कैसे मिले। मैंने कहा ये भी बात रखी है प्रधानमंत्री के सामने। फिर एक शख्स ने ये कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े आदमी हैं, उन्होंने कहा कि इनके मैनिफेस्टो में बीजेपी के बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी मुसलमानों को लेकर, वो उसको इंप्लीमेंट करें, वो क्यों नहीं करते। मैंने कहा वो भी रखिए प्रधानमंत्री के सामने। मैंने कहा अगर आप ये सारी बातें मैनिफेस्टो में तो रखनी क्या, तो वो खुद ही करना चाहिए। नहीं, तो मैंने कहा वो भी रखिए, लेकिन मैंने कहा अगर आप ये सारी बातें प्रधानमंत्री के सामने अगर रखते हैं और उनसे मिलते हैं तो आपके मिलने का नुकसान क्या है मुसलमानों को। मैंने कहा नुकसान मुसलमानों का नहीं है आपके मिलने का, वो जो लोग सियासी पार्टी के लोग हैं जिनकी पूरी पॉलिटिक्स उनकी दुश्मनी में चलती है, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो नहीं मिलने देंगे। लेकिन अब मुसलमानों में अकल आ रही है और वो ये समझते हैं कि हमको बिल्कुल डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ द डे और प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, और वो हो रहा है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह होगा। आप कह रहे हैं कि मुलाकात होगी? बिल्कुल होगी, जब भी, बहुत जल्दी, कभी भी, यानी उस पर एक पॉजिटिविटी आ गई है कि मिलना चाहिए। कि बहुत जल्द ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों की मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी से। आपने ये भी कहा कि बहुत कट्टर तत्व जो हैं, जिनको चिंता हो रही कि उनकी दुकान बंद हो रही, वो प्रचार कर रहे हैं कि लोगों को डराया जाए। लेकिन साक्षी महाराज कौन है, साध्वी प्राची कौन है, बालियान कौन है, कौन सी पार्टी में से रही हो? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम जानते हैं कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, लेकिन वो उनको मोदी का जो डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं पसंद। वो तो हमने गुजरात में भी देखा था। टिकट तो मोदी जी ने दी ना इनको। वो तो ठीक है, वो पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकते हैं। क्या कंपल्शन है? लेकिन नहीं, कंपल्शन क्या है सर? सबका विकास सबका साथ, ये बात हुई थी ना, तो इस पे तो कोई कंपल्शन थी नहीं, तो क्या कंपल्शन की बात कर रहे हैं? देखिए, मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर क्या सोचते हैं, एक, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर अपने काम को किस तरह से लेके जाते हैं। तो अभी अगर 11 महीने जो हुए, उनके 12 महीने हुए, प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया। दिल्ली में चर्चिस पे हमला हो रहा है, हरियाणा में चर्च पे हमला हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री चाहते तो ये सब चीजें रुक सकती थी ना। अब देखिए, प्रधानमंत्री के हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि अब ये बहुत शक्तिशाली पीएम है ये। नहीं, लेकिन देखिए, अभी उनको 11 महीने हुए, मैं समझता हूं कि अभी उनको दीजिए वक्त। पर निकाले ना, एक दो को निकाल दे। ये साक्षी महाराज जिस तरह के बयान देते हैं, साध्वी प्राची जो बयान देते हैं, बालियान जो कर रहे हैं, वो तो मुजफ्फरनगर के जो दंगे प्रभावित लोग हैं उनको प्रमोशन पर प्रमोशन दे रहे हैं, लाइमलाइट पर लाइमलाइट दे रहे हैं। नहीं, देखिए, इस किस्म के जो लोग हैं ये बहुत जल्दी इररिलेवेंट हो जाएंगे। सर, कैबिनेट में बैठे हैं, कैबिनेट में बैठ के कोई इररिलेवेंट कैसे हो सकता है? इसलिए कि हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। तो अल्पसंख्यक अगर पूछे कि पीएम ने हमारे लिए अब तक क्या किया, तो क्या किया? बिल्कुल, देखिए, पहले जब मोदी साहब आने वाले थे तब लोग ये भी कह रहे थे कि साहब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी, वक्फ बोर्ड चला जाएगा, हज कमेटी बंद हो जाएगी। तो ये बात हमने उनसे तब पूछी थी, तो मोदी साहब ने तब ये कहा था कि देखो, मुझे तो मालूम नहीं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री क्यों है, लेकिन अब चूंकि है तो मैं इसको मजबूत बनाऊंगा और मैं इसको सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी डालूंगा कि मेरा ये तजुर्बा है। क्या अकाउंटेबिलिटी हो गई? सुनिए कि कैसे मजबूत किया? देखिए, एक तो रहने दिया, दूसरा अगर अरे रहने दिया कोई मतलब एहसान थोड़ी किया। एहसान की बात नहीं है, सुनिए ना, उन्होंने जो बजट पिछली सरकार का था और ये जो बजट आया इनका, उसके अंदर 11% उन्होंने आउटले बढ़ा दिया था माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का। दूसरी बात, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, जो पहले बजट में 500 करोड़ था, इस बजट में 1500 करोड़ था। तो स्किल डेवलपमेंट जो इस्तेमाल होगा, तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ों में मुसलमान के पास बहुत सारा स्किल है, और ये मोदी साहब तब कह रहे थे कि अगर हम स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर जो पैसा लगाएंगे, तो आप मुझे बताओ कि इस मुल्क के अंदर, मोदी साहब ने एक जगह पे कहा था कि मैं जानता हूं कि मुसलमान बच्चा जो है पैदाइशी, उसमें 17-18 स्किल होते हैं और उसके स्किल को हार्नेस करने की जरूरत है। तो ये जो 1500 करोड़ रुपए हैं अभी बजट में, ये स्किल डेवलपमेंट में जब जाएंगे तो मुसलमान को फायदा होगा या नहीं होगा? अब पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है। पिछली दफा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में फर्ज कीजिए 3-4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो गए, इस वजह से हिंदू पोलराइजेशन भी हो गया और बीजेपी को वोट भी मिल गया। अब हम देख रहे हैं बिहार में उदाहरण के तौर पर जनता परिवार का विलय होने वाला है, कम से कम कह तो रहे। जब ऐसे में विपक्ष एकजुट हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि मोदी के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी? देखिए, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का जो वोटर जो है ना, बहुत होशियार हो गया है अब। मुसलमान भी और जो नॉर्मल जो वोटर है, इवन मुसलमान भी, वो भी एस्पिरेशनल है। अब वोटर ये देखता है कि मुझे एजुकेशन कौन दे सकेगा, मुझे डेवलपमेंट कौन दे सकेगा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बढ़ा सकेगा, हेल्थ की जो मेरे इश्यूज हैं उनको कौन दे सकेगा। ये पैरामीटर्स हैं जिन पर अब इलेक्शन लड़े जाएंगे। चलिए जफर सरेशवाला साहब, आपने अपनी बात रखी, हम ये फैसला जनता पर छोड़ते हैं कि वो
क्या सोचते हैं आपकी बातों के बारे में, उसमें दम है या केवल ये ख्याली पुलाव है? आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो ये थी जफ़र सरेशवाला से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।